Recording in progress. अच्छा, लेट्स ट्राई टू कंप्लीट. अच्छा यार, हमने वैल्यूएशन कमेटी के बारे में पढ़ लिया कि जब लड़ाई हो पड़े अदारे में और ट्रेड में. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? रिकॉर्ड कर रहे या नहीं कर रहा? हाँ, पक्की बात है ना? रेड हो रहा है ना? बस ठीक है. अच्छा, अदारे में लड़ाई वाला तो हमने कर लिया. फिर एक वैल्यू ऑफ सप्लाई का इशू ये कह रहा है कि ये भी देख लो कि मलकियत किसी और की होती है चीज की. मिसाल देता हूं मैं आपको कि ओनरशिप ऑफ गुड्स किसी और की है. ओनरशिप. हाँ, नहीं, ये पॉइंट मुझे नहीं याद अभी कौन सा. एफ है. एफ डेफिनेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई चल रही है. वैल्यू ऑफ सप्लाई चल रही है मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर. सही, हर सिनेरियो को हम देख रहे हैं, कोई सिनेरियो मिस नहीं कर रहे कि जो कि कानून के अंदर लिखा हुआ है. अभी उसमें वो कह रहा है ओनरशिप ऑफ गुड्स. ओनरशिप, अब मेरे पास गुड्स की ओनरशिप नहीं है. मुझे को मेरे फैक्ट्री में आगे गुड्स छोड़ जाता है, कहते हैं इसको प्रोसेस कर दो, इसमें कढ़ाई कर दो, इसको कलर कर दो, इसको डाइंग कर दो. इस तरह का काम हो सकता है ना मेरे पास. मलकियत आपकी है, मलकियत आपकी है, आप मेरे पास छोड़ देते हो, मैं उसमें प्रोसेस करता हूँ, उसमें वैल्यू एडिशन कर देता हूँ. क्या करता हूँ? वैल्यू एडिशन. अगर फॉर एग्जांपल 2 लाख की चीज है, उसमें मैं प्रोसेस करता हूँ, वो 2.5 लाख की हो जाती है. ठीक, जैसे ही मैं उसमें प्रोसेस करता हूँ जिसमें डाइंग शामिल है, उसमें कलर शामिल है, उसमें हो सकता है मैं, आप मुझे कपड़ा दे दो, मैं उसको स्टिच कर दूं. ठीक, तो वो वैल्यू एडिशन मैंने कर दी. लाइक आप 2 लाख की चीज देके गए, मैंने उसको 2.5 लाख का बना दिया. अब बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? आप वापस लेने आगे मुझसे, जी आपको जो मैंने कहा था आपने कर दिया. मैंने कहा कर दिया. वैल्यू ऑफ सप्लाई ये होगी या कौन सी होगी? हाँ, इन दोनों का डिफरेंस होगा. इन दोनों का डिफरेंस होगा. 50,000 की वैल्यू एडिशन मैंने की, मैं 50,000 के ऊपर सेल टैक्स लगा के एफपीआर को जमा करवा दूंगा. मैं रिपीट करता हूँ, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई का पता चला कि ओनरशिप किसी और की है, आप सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं. आप प्रोसेस करके जितनी वैल्यू एडिशन करेंगे, आपने कितनी वैल्यू एडिशन की? आपने 2 लाख से 2,50,000 तक पहुंचाने के लिए आपने 50,000 की वैल्यू एडिशन की ना. तो जो वैल्यू एडिशन की वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसके ऊपर आप सेल टैक्स चार्ज कर लें उससे. अच्छा, ये पाकिस्तान में आईपीपी है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट है, कोई वापडा का कॉन्सेप्ट है. ये क्या करते हैं? चेक करो जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा. एडमिट करें स्टूडेंट को यार. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो. जी अभी प्लीज स्टूडेंट कमेंट करें ऑडियो लेवल पे कि ऑडियो कैसी आ रही है आप लोगों को. जी हाँ, ओके, चले चले ठीक हो गया यार. कुछ देखो, कोई स्टूडेंट एडमिट वालों में तो नहीं पढ़ा होगा? कोई नहीं पढ़ा होगा. एक स्टूडेंट को इशू आ रहा है, वो बेचारा परेशान बैठा हुआ है. अच्छा, तो ये वैल्यू का तो हमें पता चल गया यार. जब एक बिजली घर या वापडा इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है दूसरे अदारे को, कंज्यूमर को नहीं. देखो पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की एजेंसीज बन गई है ना, कि एक सीपीपीए है, सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी, एक नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है. ये अदारे हैं ना पाकिस्तान में. ये किनसे खरीदते हैं? ये जो बना रहे हैं उनसे खरीदते हैं कि सेंट्रली परचेज करके डिस्पैच वालों को दे देते हैं. सीपीपीए क्या है? सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी.
ये पावर जो बना रहे हैं उनसे खरीदती है और दे देती है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को भी, ये लो डिस्पैच कर दो जहां जहां पे जरूरत है बिजली की। ठीक, अब जो आईपीपी है जब वो बिजली बेचेगा इनको, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? हम बहुत बारीकी में जा रहे हैं लेकिन ये समझ लो चलो कि फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी एनर्जी परचेज प्राइस। नोट कर ले, एनर्जी परचेज प्राइस। वो पता क्या करेगा, वो कहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी यहां पे नंबर 1 एनर्जी परचेज प्राइस, नंबर 2 एनर्जी परचेज प्राइस सारा लिख के आगे लिख देगा प्रीमियम, नंबर 3 कैपेसिटी चार्जेस, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। अब आप लोग तुक्का लगाओ कि क्या इनमें से सही आंसर कौन सा है। आप लगाओ जी। फिर ऑल ऑफ दी अबव, जमशेद कहते हैं ऑल ऑफ दी अबव। और कोई जी? जी लगाएं तुक्का। एनर्जी परचेज प्राइस, ठीक है, प्रीमियम। एनर्जी परचेज प्राइस प्रीमियम जी। और ये कोई नहीं लगा रहा कैपेसिटी चार्जेस। चलो अब हम सही आंसर की तरफ आ जाते हैं। सही आंसर ये है, देखो ये आईपीपी को ना, ये सीपीपीए वो एनर्जी परचेज प्राइस भी दे रहा होता है, एनर्जी परचेज प्राइस प्रीमियम भी पे कर रहा होता है, वो कैपेसिटी चार्जेस भी पे कर रहा होता है, और ऑल ऑफ द अबव में तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करें तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए सिर्फ एनर्जी की जो कीमत है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, इस पे सेल टैक्स लगेगा, ना प्रीमियम पे लगेगा ना कैपेसिटी चार्जेस पे लगेगा। आप कहेंगे सर कैपेसिटी चार्जेस थोड़ा सा बता दो, तो मैं बता देता हूँ कि सीपीपी ये कहता है परचेज करना चाहता हूँ मैं बिजली आपसे, आप इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है, आपसे मैं बिजली लेना चाहता हूँ, आप ऑयल परचेज करके मुझे बिजली बना दो। आईपीपी मेरा है, मैं बिजली बना देता हूँ, जनाब लेती नहीं है, नुकसान किससे हो गया? बिजली को कहीं के डब्बे में बंद करके रख लेंगे, कैपेसिटी चार्जेस बढ़ जाएंगे। देखो मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैंने ऑपरेट कर दिया, आप तो ले नहीं रहे, तो इसको जो पैसे ये पे करेगा, क्या इस पे सेल टैक्स लग देगा? नहीं, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस पे सेल टैक्स नहीं लगेगा। वो कोई ऐसी अरेंजमेंट हो जाती है कि इसको प्रीमियम पे करना पड़ जाता है आईपीपी को। जब ये प्रीमियम पे करेगा तो सेल टैक्स, ये इससे सेल टैक्स भी साथ चार्ज करेगा? नहीं करेगा, ये सिर्फ चार्ज करेगा एनर्जी परचेज प्राइस के ऊपर सेल टैक्स लगाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली पता चल गया कि बिजली का सिस्टम कैसे चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का सिस्टम ही कैसे चल रहा है कि ये परचेजर बिठा दिया उन्होंने, ये परचेज करता है पावर प्लांट से, एनटीडीसी को देता है, एनटीडीसी आगे घरों को पहुंचा देती है। इसकी एप्लीकेशन क्या है एनटीडीसी? नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ट्रांसमिट करती है और साथ में डिस्पैच करती है। चलो ये होगी बात ही यार, अगर तो उन्होंने ये वाली साल शामिल है तो शो होंगे, लेकिन सेल टैक्स ना किसी पे लगाएगा, बाकियों पे कानून ने कह दिया कि इन पे नहीं लगेगा सेल टैक्स। अब आ जाते हैं आपके घरों में जो बिजली के और गैस के बिल जाते हैं, अगला उसको सेक्शन डील करता है, ऐसा क्लास जो है वो कहते हैं जी कि जो बिजली की और गैस की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है ये सेल टैक्स किस वैल्यू पे लगाएंगे? ये सेल टैक्स जब अगर आपने कभी गैस का बिल पढ़ा हो तो उस पर लिखा होता है कि गैस चार्जेस इतने, ये मैं मिटा रहा हूँ। आप गैस के बिल के ऊपर आ जाए, गैस के बिल के ऊपर आ गया जी कि गैस चार्जेस 300
मीटर रेंट 200, LPS 100, और LPS के साथ और क्या लिखा होता है, तो इन सब पे सेल टैक्स कोई अमाउंट कुछ भी लिख देता है, और भी सेस वगैरह कुछ भी हो, ठीक, हमने वो लिख ली है। सेस 20 रुपए, मीटर रेंट 30 रुपए, एक दिन का 1 रुपया मेरे ख्याल से होता है। अच्छा, अब बताओ कि सेल टैक्स के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। चले, गैस चार्जेस, एक स्टूडेंट कहता है गैस चार्जेस, इसको शामिल करूं, कर दो, मीटर रेंट को करूं, कर दो, LPS को नहीं करो, ठीक है। सेल टैक्स और LPS के अलावा जो भी अमाउंट चार्ज हो रही होगी बिल के अंदर, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा बन जाएगी। दो चीजें नोट कर लो, पेपर में वो कहेगा कि इसके इसके और इसके अलावा बाकी सारा होगा, तो आपने मीटर को दरमियान से निकाल देना, ठीक है। तो बात यहाँ बन रही है कि सेल टैक्स और LPS के अलावा जो भी बिल के ऊपर अमाउंट आ रही है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा बन रही है बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का और गैस की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। पाकिस्तान में गैस की डिस्ट्रीब्यूशन सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न कर रही है, और बिजली की हर लेस्को यहाँ कर रही है, मुल्तान में वेपको कर रही है, गुजरावाला में जेस्को कर रही है, इसी तरह इस्लामाबाद में हर तरफ अलग-अलग कंपनीज कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जब वो बिल बनाएंगे, बिल बनाते वक्त वो क्या करते हैं, वो इसको और इसको नहीं सेल टैक्स चार्ज करते हैं, बाकी सारी अमाउंट को इकट्ठा करते हैं और सेल टैक्स चार्ज कर देते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ यार, बुक्स ले लो, MCQs वाली नहीं मैं कह रहा, MCQ वाली कोई बुक नहीं लेनी। कल मैं बुक लेके आऊंगा, एक आपको दूंगा और एक आपको दूंगा, आपने उनके जितने भी MCQs हैं उनकी आपने पिक्चर्स बना देनी है, ठीक है, पूरी जितनी उस बुक के अंदर है, एक आपके लिए ले आऊंगा। और मेरे शुरू वाले बैच में तकरीबन मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं है कि जो आती हो और हम अगले दिन ले ना लेते हो उसे, वो सारी बुक्स हम ले चुके हैं। और मेरी अपने स्टूडेंट से कमिटमेंट है कि मार्केट में जो भी बुक होगी, जो भी बुक है मार्केट के अंदर, उसके MCQs हम आपको सारे दे देंगे। आप बुक्स ना लें वो वाली मार्केट में जो कि MCQs हम दे देंगे, उसमें MCQ के अलावा है क्या, कुछ भी नहीं। तो MCQs हम आपको दे देंगे, लेकिन कानून और एक किताब समझने के लिए वो ले लो आप। और उसके लिए ये लिखा हुआ है सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन, किसके पास है इस वक्त, लाइन दिखाएं। जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, जो लॉ को समझना चाह रहे हैं, उनके लिए समझ शुरू में जो बच्चा है उनके लिए ये किताब अच्छी है। गलतियां कम है इसमें, मैं ये नहीं कहता कि देयर इज 0% इम्यूनिटी ऑफ एरर देयर, बट वेरी नेग्लिजिबल, बहुत छोटी तादाद में है। इसको आप लोग लेके पढ़ना शुरू करो। सेल टैक्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ इसे वेरीफाई करो जाके, उसके सेक्शंस पढ़ो, और साथ में एक बेयर एक्ट किसी का भी ले लो, और सबसे सस्ता इसी बंदे का मौजूद है मार्केट में, दोनों को मिला के 2500 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो ये ले लो और लेके इसमें मेहनत स्टार्ट करो साथ साथ। सिर्फ लेक्चर्स के सर पे ना रहो, बल्कि साथ में सेल्फ स्टडी भी करो। और MCQs आपको कल अगर इनको दे दूंगा, एक आप कल मैं जितनी भी सारी ले आता हूँ, तो एक एक बंदा एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, पूरी बुक्स का कैम स्कैनर के साथ MCQs और की सीक्वेंस में बनाए, और हम अपने जितने भी स्टूडेंट हैं ग्रुप में उनके सबके साथ शेयर कर देंगे। हाँ, वो हम ले लेते हैं। रिटेल टैक्स क्या है जी, हाँ, तो रिटेल टैक्स जो जब भी होगा उसको रिटेल टैक्स
रिटेल का क्या मतलब है कि जब कोई रिटेलर बेच रहा है, जब वो अगर कोई रिटेल टैक्स चार्ज करेगा तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं किया जाएगा। हम आगे हम नेक्स्ट हम आते हैं कि बिजली का हो गया। अगर यूज्ड गाड़ियां जो है व्हीकल, उसको कोई बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहा है, व्हीकल परचेज करता है और फिर आगे सेल कर देता है, तो जब उसने परचेज की तो उस वक्त उसने कोई सेल टैक्स दिया होगा। व्हीकल परचेज, उस वक्त सेल टैक्स पे किया होगा एक वैल्यू के ऊपर। लाइक आपने गाड़ी ली 25 लाख की, उसके ऊपर सेल टैक्स पे कर दिया। अब गाड़ी आप बेच रहे हैं, आपका बिजनेस है गाड़ियों वाला, आप ये नहीं है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है फिर उनकी बात हो रही है। एक बंदा अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, वो कह रहा है, वो उसके लिए सेल टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जिसका काम है ये, वो बेच देता है 35 लाख। वैल्यू एडिशन कितना किया इसने, कितना 4 लाख। कितनी अमाउंट पे सेल टैक्स नहीं लगा हुआ, 4 लाख पे। तो जो एडिशनल अमाउंट है उसके ऊपर वो सेल टैक्स चार्ज करेगा और एफडीआर को जमा करवाएगा। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फिर। अच्छा, व्हीकल है, गाड़ी यूज्ड व्हीकल का कारोबार पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। आपने गाड़ी, आपका कारोबार है, आपने परचेज की गाड़ी, परचेज करते हुए आपने 25 लाख की खरीदी और उस पर 17% के हिसाब से टैक्स आपने आप पे लग गया। आपने कुछ अर्सा रखी, होल्ड की और वो 29 लाख में आपने सेल कर दी। तो इसमें मुझे बताओ कितनी अमाउंट पे अभी तक सेल टैक्स नहीं लगा? 4 लाख। उस पर आप जब बेचोगे 4 लाख पे टैक्स लगा के आप एफडीआर को जमा करवा दोगे। अब अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि यार मैंने गाड़ी ली हुई है तो मैं बेचूंगा तो सेल टैक्स मुझ पे लगेगा, मैं चार्ज करूंगा। यार आप कैसे चार्ज कर सकते हो? यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। चार्ज तो वो करेगा जो रजिस्टर्ड पर्सन, जिसका काम ही ये है कि गाड़ियां लेता है और आगे बेचता है। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब ये आप जो है ना, हमेशा जब भी किसी चीज़ को एंड करता है एफडीआर कह देता है कि मैं किसी और को ऐड भी कर सकता हूँ, किसी की वैल्यू में ख़ास खुद मुकर्रर कर सकता हूँ जो चाहूँ। तो ठीक है, कर लो भाई, सही हो गया। आगे आ जाता है विसल ब्लोअर। ये कौन होता है? जो सीढ़ियों में जाता है, कौन है ये? हाँ, किसी को इंफॉर्मेशन दे दे, क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन दे दे किसी को, किसी की एफडीआर एक्टिव ऑफिस को। कौन हुआ जी विसल ब्लोअर? जिसने खतरे की घंटी बजाई। जिसने खतरे की घंटी बजाई, मसलन कहीं पे टैक्स का फ्रॉड हो रहा है, उसने आके इंफॉर्मेशन दे दी, उसका नाम क्या रखा जाएगा? विसल ब्लोअर। क्या अब मेरे पास बहुत से आ जाते थे कि आपस में मोहल्ले में दो बंदों की लड़ाई है, एक विसल ब्लोअर बन के आ जाता है, देखो जी इन्होंने उत्थे उत्थे प्रॉपर्टियां ली हैं, इन्होंने पता करो। वो विसल ब्लोअर नहीं है। विसल ब्लोअर वो है जो कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लेके आता है, साथ में आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट लेके आता है, एविडेंस लेके आता है। जो मतलब गाँव में बड़ा होता है जी, आपस में टसल में लोग करते हैं कि यार वो सरकार के नवासी सबसे, हाँ सरकार नवासी। देती है, रिवार्ड देती है, रिवार्ड बिल्कुल देती है, खास परसेंटेज आई थिंक 4% या 5% रखा हुआ है कि। लेकिन वो विसल ब्लोअर की डेफिनेशन में मैं चले जाते हैं कि कहाँ पे है डेफिनेशन, यहाँ पे बता दी उसने क्लास के अंदर। सेक्शन कौन सा डील करता है? 72D। इसके अंदर क्या कहता है? कहता है जनाब विसल ब्लोअर मैं ये नहीं कह दूंगा कि आप आए और आपने कह दिया कि वहाँ चोरी हो रही है। चोरी की कुछ बताओ भी, कुछ स्पेसिफिकेशन भी दो, चोरी किस नोयत की हो रही है, फ्रॉड किस तरह का हो रहा है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ सेल टैक्स फ्रॉड की।
फॉर एग्जांपल फ्रॉड है कि रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं है, इनवॉइसेस इशू किए जा रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन फाल्सीफाई किया जा रहा है इनवॉइसों को, इशू कुछ और करता है, एफबीआर को दिखाने के लिए कोई और दिखा देता है, पैसा खाए जा रहा है। अगर इस तरह का मामला है और एफबीआर काम उस पर स्टार्ट करता है और टैक्स कुछ हासिल कर लेता है, उसे टैक्स लग जाता है, फिर आप विसल ब्लोअर बन गए, फिर आप विसल ब्लोअर बने हैं, फिर पैसा मिल गया, कौमी खजाने में आ गया, फिर आपको शेयर मिल जाएगा। ये नहीं कि आप सिटी में जाके कहें जी पीछे लग जाओ और बाद में एफबीआर खज्जल भी होता रहे और निकले भी कुछ ना, ये नहीं है। अक्सर होता ऐसे ही है। अब मैं तो फिर यही कहता था, पहला मेरा एक्सपीरियंस हुआ तो फिर मैंने जो भी आता था मुझे कहता था जाओ पहले फर्द वगैरह लेके आओ, कोई रजिस्ट्री, कोई प्रूफ, कोई इस तरह का लेके आओ ताकि हम उसके अटैच करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से उसके खिलाफ इंक्वायरी के कुछ आर्डर्स ले लें। हम ऐसे कह देंगे ना फलां बंदा आया था मिस्टर ए एंड बी, उन्होंने कहा मिस्टर सी बड़ा करप्ट है तो मिस्टर सी का पता करें। यार ऐसे नहीं है कि आप कोई सबूत लेके आए, उसके खिलाफ कोई टेंजिबल चीज़ लेके आए, ठोस चीज़ लेके आए, फिर हम उसके पीछे जाएंगे, वरना ऐसे किसी इज्जतदार बंदे की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। उसको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो जब आएगा उसको नोटिस दिया जाएगा, वो कहेगा लाइन दिखाएं जी क्या है आपके पास मेरे खिलाफ। उस वक्त कहेंगे जी हमारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ एक बंदा आके ना विसल ब्लो करके गया है, तो वो कहेगा जी बंदे को मेरे सामने बिठाएं। जब हम बंदे को बुलाएंगे ना सामने, वो कहेगा सर मैच नहीं होना, तो हम लोग कहते चुप करके करो, तो रौला पाता है। तो ये भी बड़ा मसला होता है। विसल ब्लोअर ये होता है, ये भी इंशाल्लाह याद रहेगा। नेक्स्ट होल सेलर है, तो होल सेलर का तो मैंने आपको बता दिया कि जो बड़े बड़ी गाड़ियों के डब्बों में फरोख्त करता है, वो एक एक टिकी पैक्स नहीं बेचता। होल सेलर में उसने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को भी शामिल कर दिया और इसमें डीलर को भी शामिल कर दिया। और ये है कि वो किसी तरह भी बेचे, चाहे नकद बेच दे चाहे उधार बेच दे, चीज़ें उधार भी बिकती हैं ना, और नकद भी बिकती हैं, तो चाहे वो नकद बेच रहा है, उधार बेच रहा है, जिस तरह भी बेच रहा है, होल सेलर की डेफिनेशन में वो आ जाएगा। और आगे क्या आपको पता है, जीरो रेटेड का आखिरी डेफिनेशन हुआ है सेक्शन, वेरी गुड, और शेड्यूल, हाँ ये याद रखना कि 4-5 के सेक्शन 4 शेड्यूल 5 इस जीरो रेटेड आपस में लिंक्ड है, सीरीज में आ रहे हैं। इस तरह याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि देखो कि सेक्शन, देखो आपने लिंक पैदा करने याद रखने के लिए सेक्शन, आई नो इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब टू मेमोराइज द टाइटल्स ऑफ सेक्शंस, बट प्रैक्टिस एंड लॉजिक मीन, देखो ये लॉजिक डेवलप हो गया कि ऐसा सेक्शन तो नहीं भूलना चाहिए ना कि सेक्शन 4 जीरो रेटेड और शेड्यूल 5 एक ऐड करके अगला उसका शेड्यूल बन जाता है, शेड्यूल 5 इस तरह के नहीं बोलने चाहिए। और ये आई बिलीव कि कंफर्म उसने जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट, रजिस्ट्रेशन, इनवाइस, सेल टैक्स रिटर्न, इनमें से उसने टाइटल पूछने कि इनवाइस किस सेक्शन में इशू होती है, रिटर्न किस सेक्शन में जमा होती है, रजिस्ट्रेशन करवानी है किसी ने सेल टैक्स की किस सेक्शन में जाके करवाएगा, एग्जाम्प्ट गुड्स के लिए सेक्शन कौन सा है, जीरो रेटेड के लिए कौन सा है, जीरो रेटेड के लिए शेड्यूल कौन सा है, एग्जाम्प्ट के लिए शेड्यूल कौन सा है। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये वाले वो सबसे अहम क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करते रहा करें। आप उस तरह प्रैक्टिस करें जिस तरह मैंने कहा था, प्रिंट अपनी जेब में रखे हुए दिखाएं। कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसके पास इस वक्त प्रिंट मौजूद हो, जितने भी नए स्टूडेंट हैं हमारे वो नोट कर लें कि ये नोट करें कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल पिछली क्लास में कोई 30 था और अभी 50 क्लास है इस वीक के अंदर ही, ये वाला बैच भी, और दूसरे वाला बैच तो माशाल्लाह वो तो उसकी बात ही छोड़ दें। अच्छा यार, जितने भी हैं टाइटल्स का प्रिंट लेके अपनी जेब के अंदर रखें, टाइटल्स और शेड्यूल्स का,
ये हमने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, दोबारा कर देते हैं। ये प्रिंट आपके साथ हर वक्त होना चाहिए। आप जॉब पे हैं, थोड़ा सा टाइम मिला, आपका लंच का टाइम आया, आप निकालें 76 के 76 को दोबारा पढ़ लें, 13 के 13 शेड्यूल को दोबारा पढ़ दें। आपने गाड़ी उठा दी के दरमियान वक्फा आया, आप पढ़ दें कि फॉरन बैठे हुए हैं ना गाड़ी के ऊपर, आप साइड पे खड़े हैं, निकाल लें जेब से, पढ़ लें। और 100% जो इस तरह कर लेगा वो कामयाब होगा। आपके पास कोई भी टाइम मिला है, आप जा रहे हैं, आंखें बंद, मतलब कि ड्राइविंग करते हुए नहीं आंखें बंद कर लेंगे, मैं गाड़ी में बैठे हुए, आप बैठे हुए हैं, आप आइज क्लोज करें और अपने माइंड में रिवीजन शुरू कर देंगे 1 से लेकर 13 तक शेड्यूल कौन कौन से। तीसरे से स्टार्ट कर लेंगे, पहला ही तीसरा आता है, वो थर्ड शेड्यूल रिटेल प्राइस के ऊपर है, पांचवा जो है वो जीरो रेटेड पे है, छठा एग्जाम पे है, सातवां कोई नहीं, आठवां रिड्यूस्ड है, नौवां मोबाइल है, 10वां ब्रिक्स है। इस तरह एंड पे जाके पता लगा है 11वां नहीं आ रहा, 11वां नहीं आ रहा, निकाले पेज पे, फिर 11वें को याद कर लें। जो इस तरह करेगा ना, आते जाते हुए माइंड में रख के प्रैक्टिस करेगा, वो कामयाब होगा। सर स्टूडेंट दूसरा शेड्यूल क्या होता है? हाँ शेड्यूल क्या होता है? हाँ, शेड्यूल बेटा बिल्कुल वो नया है ना। तो बेटा जो सेल टैक्स एक्ट है या इनकम टैक्स एक्ट है, उसके पीछे कुछ अपेंडिक्स लगे होते हैं। लाइक हमने कहा कि जीरो रेटेड सेक्शन 4 डील करता है गुड्स को। अभी उन गुड्स के नाम देख ले, कौन कौन सी गुड्स हैं, नाम कहाँ से जाके देखोगे? आप शेड्यूल 5 को खोलोगे, पेज सामने रखोगे, 20-22 चीजें हैं, ये जीरो रेटेड है, उनके नाम देख लोगे। ये उस चीज की एक्चुअल सेक्शन की मदद करने के लिए शेड्यूल बन गया। एग्जाम सप्लाई का सेक्शन 13 है, शेड्यूल 6। सेक्शन 13 के अंदर चीजों के नाम तो नहीं लिखे हुए कि दूध पे सेल टैक्स नहीं लगेगा, आटे पे सेल टैक्स नहीं लगेगा, मेडिसिन पे सेल टैक्स नहीं लगेगा। कहाँ से देखोगे? शेड्यूल ओपन करोगे, शेड्यूल के अंदर लिस्ट बनी हुई है चीजों की, अगर उसके अंदर नाम आ गया तो उस पर सेल टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसमें से शेड्यूल में से आटा लग गया, उसके ऊपर सेल टैक्स लग जाएगा। तो ये बेटा शेड्यूल इसलिए होता है। अच्छा यार, तो प्रिंट, इनके प्रिंट और इनके प्रिंट, आपने, मैंने तो अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहा हुआ है कि जब तक आपका इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का पेपर नहीं हो जाता, आप टाइटल्स को और शेड्यूल्स को अपने बॉडी से अलग नहीं करोगे। ये आपकी बैक पॉकेट में होने चाहिए, फ्रंट पैकेट में होने चाहिए, इधर होने चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूसली रिपीट करें। रिक्शे में अगर आप बैठ के जा रहे हैं तो रिक्शे में बैठ के आपने वैसे भी तो जाना ही है ना, अगर इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? करें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंटेलिजेंट, I always says, intelligent person can encounter the failure, but a hard worker never ever face the failure. हार्ड वर्कर, मेहनती बंदा नहीं फेल हो सकता, वो नालायक है। आप प्रैक्टिस करके देख लो, वो कहता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आती, वो हार्ड वर्क स्टार्ट कर ले, ये खत्म हो जाएगा, वो लायक हो जाएगा और बाकी सबसे आगे निकल जाएगा। फिर इसकी फिर ये डेफिनेशन वही होगी, जो हार्ड वर्क नहीं करता उसको ये कहा जाता है। जो हार्ड वर्क करता है वो ये है, फिर वो फिर हार्ड वर्कर ये बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये बात है रियलाइजेशन की। जब आपको रियलाइज हो गया कि यस मैंने करना है, वो कर जाता है। अक्सर देखा होगा आपने कि फलां रेडी वाले के बच्चे ने ये काम कारनामा कर लिया, फलां जनाब गरीब के बच्चे ने, फलां यतीम ने ये कर लिया चीज। उसको ज़माना सब्र दे चुका होता है, उसको एहसास हो जाता है, जिसको एहसास हो गया वो निकल गया। और बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, उनके बच्चे खज्जल हो रहे होते हैं, एहसास नहीं होता, वो रियलाइज ही नहीं करते, वो हार्डवर्क की तरफ आते ही नहीं है। कामयाब जरूरी नहीं कि भाई पैसा आ जाए, होता आधे कामयाब, लेकिन ये कि जो हार्डवर्कर होता है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे और अच्छे तरीके से ज़िंदगी में सेटल हो जाता है, बेहतर होता है। वो अपने बहन भाइयों की मदद कर सकता है, अपने सर्कल में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो जो किसी की मदद करते, मेरे ख्याल से वो कामयाब ही है। चलो, तो
तो ये आप लोगों ने पता चल गया। अब दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे अराउंड 12 लेक्चर भी आप कहेंगे सर आपने सैटरडे और संडे को तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बाकी दिन क्या करें? बाकी दिन हम क्या करें? अब ये लेक्चर जो है ना तकरीबन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हमारे YouTube चैनल पे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हुए? पढ़े हुए। हर स्टूडेंट पे ये फर्ज है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हर लेक्चर उधर से सुने, ठीक? वो उसमें से पॉइंट नोट करे, जो समझ नहीं आए पॉइंट डिस्कस कर ले। लाइक सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा इनकम टैक्स 9 से 11 तक हमारा पूरा पढ़ा हुआ है, तो 9 से 11 वो कवर करे ना वहां से। फिर हमारा सैलरी पढ़ा होगा 12, 13, 14 पढ़े ना वहां से, ठीक है? तो अगले हफ्ते के लिए आप लोड कर लें असाइनमेंट अपनी कॉपीज के अंदर। इस सेक्शन 9 से लेकर 14 तक जो हमारा वहां पे पढ़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, ये आपने कवर कर लेना है वहां से, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको हम सॉल्व करेंगे, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की शेप में ये मिल रहा है वहां से। ये आपकी असाइनमेंट है कि 9 से लेकर 14 तक आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वहां से देख लेना है। और साथ में एक इंग्लिश का भी लेक्चर है, आज मैं बाकी दूसरा पार्ट भी अपलोड करूंगा, वो भी सर शहजाद का देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। सही यार, जीरो रेटेड के बाद हम आ जाते हैं एक बहुत ही अहम सेक्शन, स्कोप ऑफ टैक्स। सेक्शन नंबर 3 पे आ गए। सेक्शन नंबर 3 स्कोप ऑफ टैक्स। स्कोप ऑफ टैक्स में जी वो पहले ही सेक्शन में कहता है जी कि इसमें वो बताएगा स्कोप क्या होता है। स्कोप क्या होता है? हाँ रेंज। क्या रेंज जी? स्कोप सर इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट होती है कि जींस के ऊपर जींस के ऊपर टैक्स की एलोकेशन होनी है। किसी को कहते हैं यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो कहते हैं यार अभी क्यों पढ़ना है, इसका क्या स्कोप है इसका? मैं जी सीए करना चाह रहा हूँ, सीए का स्कोप है पाकिस्तान में। मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, स्कोप क्या है कि आपको फिर आप क्या क्या उसके अंदर रह के फिर हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो स्कोप ऑफ टैक्स, तो सेल टैक्स का स्कोप क्या होगा? अब वाली बात ही है जी, अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हैं, ठीक है? तो इसमें वो कहता है कि अब वो कहता है कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा कि कौन सा वो सेक्शन है जिसमें स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स को डिस्कस किया गया है। आप क्या कहेंगे? सेक्शन 3 कि 17% वो कहेगा कि किस सेक्शन में मिलता है आपको। कौन सा सेक्शन है सेल टैक्स एक्ट का जो कि 17% के बारे में बताता है कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स ये होगा? वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3। सेक्शन 3। और शेड्यूल जो है, शेड्यूल देखो भी यहाँ पे पढ़े ना मैच करने लगा है, तो बनाने वाले ने कुछ स्कीम रखी थी पीछे कि यार लोगों को समझने में आसानी हो। वो भी 3 है। वो भी 3 है। शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल ऑफ द सेल टैक्स एक्ट provides about the goods that will be charged at the rate of 17%. 17% किस सेक्शन में बताया गया है कि 17% रेट ऑफ टैक्स होगा? सेक्शन 3 में। कौन सा शेड्यूल बताता है कि रेट ऑफ टैक्स जो है 17% होगा? शेड्यूल 3। और शेड्यूल 3 में किस वैल्यू पे लगेगा? वैल्यू होगी रिटेल प्राइस। तो ये रिटेल प्राइस, तो फिर ये एक और नया क्वेश्चन आ गया
कि रिटेल प्राइस के ऊपर कौन सा शेड्यूल बता रहा है कि रिटेल प्राइस के ऊपर सेल टैक्स लगेगा? शेड्यूल 3। तो चीज़ें लिंक हो रही हैं, चीज़ें लिंक हो रही हैं। और ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, मैक्सिमम मीन कि अगर 2 रिटेल प्राइस हो, जो सबसे बड़ी रिटेल प्राइस है उसके ऊपर। अब हम कहते हैं कि 17% कहते हैं कि जीएसटी होगा। ये किस सेक्शन में पता चलता है? क्योंकि हम सेक्शन 3 पढ़ने लगे तो सेक्शन 3 से ये पता चलता है कि जब भी गुड्स सप्लाई होंगी उन गुड्स के ऊपर स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स 17% होता है। शेड्यूल अगर हमने देखना हो कि कौन सा शेड्यूल देखें जिसपे 17% के रेट के हिसाब से टैक्स लग रहा है, तो वो भी शेड्यूल 3, सेक्शन भी 3, शेड्यूल भी 3। शेड्यूल 3 के बारे में थोड़ा सा और बता दिया कि शेड्यूल 3 में जब 17% लगने लगता है तो किस वैल्यू के ऊपर लगता है? रिटेल प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस किसे कहा जाएगा? सारी की सारी कीमत जो भी ऊपर प्रिंट होगी, ये प्रिंट जरूर होनी चाहिए या एम्बोस्ड होनी चाहिए। एम्बोस्ड होता है कि आप देखें कि लिखा नहीं होता, लेकिन गत्ते के अंदर वो दबा किस तरह किया जाता है कि पता चल जाता है कि कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। होता है ना कि जरूरी है कि ब्लैक कलर से लिखा गया हो, प्रिंट नहीं भी होता, ऊपर इस तरह करके वो लोहे के साथ जिस तरह भी करते हैं इस तरह करते हैं कि वो इजीली पढ़ा जाता है कि ये क्या लिखा होगा। इस तरह एक्सपायरी डेट को नहीं पंच सका, इसी तरह वो इसको इम्पोज करना कहते हैं, या तो इम्पोज किया गया हो। तो ये रिटेल जो जितनी भी गुड्स थर्ड शेड्यूल में आएंगी उन सब के ऊपर प्रिंट किया होगा या इम्पोज किया होगा, उसके बगैर बिक नहीं सकती है। अच्छा, फिर वो कहता है ये और किस पे लगेगा? पाकिस्तान में गुड्स इंपोर्ट होती हैं जी। तो गुड्स जो इंपोर्ट होती हैं उस वक्त जो टैक्स लगेगा 17% के हिसाब से, ठीक है। तो स्कोप ऑफ टैक्स में सेक्शन 13 में वो ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या सिर्फ सप्लाईज पाकिस्तान के अंदर आपस में आप लोग खेलते रहेंगे? नहीं, बाहर से मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करते हुए 17% आप देंगे, वो भी होगा। अभी वो एक आगे जाके एक और कॉन्सेप्ट देता है, 3 ही है सारा, ये अब 3 ही चलता रहेगा, ये सारा 3 ही चलेगा। आगे कॉन्सेप्ट देते हैं फर्दर टैक्स का। फर्दर टैक्स क्या होगा जी? एक तो सेल टैक्स हो गया, ये बला फर्दर टैक्स क्या है? ये अनरजिस्टर्ड लोगों पे होता है। अनरजिस्टर्ड लोगों पे क्या? वेरी गुड, क्या? देखो जाहिद गुड्स सेल कर रहे हैं पर्सन को, कोई भी पर्सन हो सकता है। जाहिद ने जब सेल की, वो 2 ही तरह के पर्सन हो सकते हैं, या तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो सकता है या अनरजिस्टर्ड हो सकता है। इसके अलावा किसी तीसरे तरह का बंदा हो सकता है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के अलावा, या तो रजिस्टर्ड हो गए या आप जी स्टूडेंट क्लास में रजिस्टर्ड है? जी सर मैं रजिस्टर्ड हूँ। या आप कहेंगे मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। क्या आप कह सकते हैं मैं आधा रजिस्टर्ड हूँ आधा नहीं रजिस्टर्ड हूँ? या तो आप कहेंगे मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, या आप कहेंगे मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। इसी तरह जब जाहिद बेचेगा गुड्स को पर्सन को, देखा जाएगा पर्सन रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो जब भी जाहिद अनरजिस्टर्ड को बेचेगा तो 17% तो सेल टैक्स ऑलरेडी वो ले रहा है, लेकिन 3% उससे ज्यादा टैक्स लेगा, 3% ज्यादा टैक्स लेगा। तो ये जो मैं 3% ज्यादा टैक्स ले रहा हूँ ना, ये वाला, क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड को बेचने की वजह से 3% ज्यादा टैक्स ले रहा हूँ, इसका नाम रख दिया गया कि ये फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स पता चल गया जी। अनरजिस्टर्ड को सेल करने की वजह से जो ज्यादा टैक्स लगाया जाता है 3%, वो फर्दर टैक्स होता है।
इसको भी वो मुख्तलिफ तरीक़ों से एग्जाम में चेक कर सकता है। लाइक वो कह रहे थे फर्दर टैक्स का रेट क्या होगा, 2%, 3%, 4%, 5%। हम कहते हैं वो कहते हैं फर्दर टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन, बोथ ऑफ देम, नॉन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? अनरजिस्टर्ड पर्सन। फर्दर हाँ बेटा, सप्लायर जब सेल कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वो बायर हो गया ना, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या बात बनी कि में क्वेश्चन एक था दरमियान जो आपको बताने लगा था। इसमें सर कंज्यूमर की तो बात कहीं भी नहीं हो रही यार, जो अनरजिस्टर्ड बंदा ले रहा है, जो खरीद रहा है, वो कंज्यूम भी कर सकता है कि और वो फेंक भी सकता है और वो आगे बेच भी सकता है, ठीक है। तो अब बात यही हो रही है कि वो जब बेचेगा अनरजिस्टर्ड को, चाहे वो उसको कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आगे किन किन को अनरजिस्टर्ड को भी दिया जाएगा तो फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। वो रूल्स के अंदर जाके बताया हुआ उसने। तो रूल्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो मैं बर्डन नहीं करना चाह रहा आपको, ठीक है। लाइक अभी ये देखो कि एक मिसाल दे देता हूँ बस। थर्ड शेड्यूल आइटम है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल रिटेल प्राइस उसके ऊपर लिखी होती है। वो आप बेच रहे हैं, आम लोगों को जूस लेने आ रहा है, आप उससे पूछते हो मुझे बताओ आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। जो कीमत रजिस्टर्ड को दे रहे हो वही अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो। तो कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिन पे फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड को भी सेल किया जाएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो वो 10-12 चीज़ें हम उसको याद नहीं कर रहे, ठीक है। और ये एक्ट के अंदर नहीं लिखा होगा, एक्ट के रूल्स के अंदर जाके उनकी लिस्ट मिल जाएगी हमें, ठीक है। या फिर सर्कुलर जो आते हैं उन सर्कुलर में मिल जाएगा, या नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन में लिस्ट मिल जाएगी कि किन किन के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। बिकॉज हमारे पास एक्ट है सेल टैक्स एक्ट 1990, तो हम इसको पढ़ लें तो बड़ी बात है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन अभी गया, वो गया जी, वो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो वापस नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या किधर है। बस फर्दर टैक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, वो आपको पता चल गया। सर एक कोटेज इंडस्ट्री है जो वो अगर बाइंग है तो फिर तो टैक्स नहीं है, लेकिन अगर सेलिंग है कोटेज इंडस्ट्री को तो उस पर भी नॉन रजिस्टर्ड में आएगा यार जब आप दोबारा क्वेश्चन कर लो। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस के लिए ना हमने रखा हुआ है टाइम एट द एंड ऑफ द क्लास पे ना, साथ साथ क्वेश्चन कहते हैं कि मैं ये एक हाँ आ गया वो भी जेन वो भी बताने जा रहा था आपको कि फर्दर टैक्स जो है जिस पे लगा, फॉर एग्जाम्पल आप आउटपुट करते हैं, हमने पढ़ा है आगे आउट के, मैं आपका आंसर भी करता हूँ, आपने दोबारा पूछ के ना ये मेरे जहन में आ गया। आउटपुट माइनस इनपुट, जो रिजल्ट निकलता है कोई भी अमाउंट, ये कहते हैं आप एफडीआर को पे करते हैं। अब आउटपुट में 17% भी शामिल हो गया, क्योंकि जो बेच के जाहिद बंदे को बेच रहा है 17% भी इकट्ठा कर रहा है, 3% भी इकट्ठा कर रहा है, सही। तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो यहाँ पे याद रखना ये 17% आउटपुट ये वाला होगा, 3% डायरेक्ट उसका इनपुट के साथ एडजस्ट नहीं करना, वो डायरेक्ट पे कर देना। पॉइंट मैं दोबारा बताने लगा हूँ, ये पॉइंट मैं सोच रहा था कि पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ये है, आउटपुट का तो पता है सबको, जब आप बेचेंगे, बेच के जो पैसे इकट्ठे करेंगे वो आपका आउटपुट होगा। आप जब 100 रुपए की सप्लाई बेचने लगे, आपने 17% लगाया ऊपर, तो ये 17 रुपये आ गया, आपने 117 पकड़ा, 17 ये वाले एफडीआर में जमा करवा दिए। कब कि आपने खरीदने पे जो टैक्स दिया हुआ था वो माइनस करके बाकी आप एफडीआर में जमा करवा देंगे। जैसे खरीदने पे आपने 15 दिया हुआ था, तो आप 17 माइनस 15 आप 2 रुपये दे देंगे एफडीआर में। लेकिन फर्दर टैक्स 3% लग गया, ये लग गया 100 का 3% कितना हो गया जी? 3। तो आपने इकट्ठा किया 20 इकट्ठा कर लिया आपने, आपके पास आ गया 20। तो आपने 17 माइनस 15 करना है, 20 माइनस 15 नहीं करना, ये 3 आपने डायरेक्ट देना ही देना है, इसको जमा तफरीक नहीं करना, इसकी एडजस्टमेंट करने नहीं बैठ जाना, ये सीधे का सीधा आपने पकड़ना है और एफडीआर के पास चले जाना कि आपका आ गया आप दे दो, क्योंकि ये मैंने अनरजिस्टर्ड बंदे से पकड़ा है, इसकी एडजस्टमेंट करने नहीं बैठना। तो ये वो मैं सोच रहा था कि मिस क्या हो गया। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम सेल करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री के किसी बंदे को, तो वो 17% आएगा, क्योंकि परचेज में तो नो इनपुट टैक्स है ना कॉटेज इंडस्ट्री का, वो तो इनपुट में आएगा ही। लेकिन अगर सेल करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को, तो वो नॉन रजिस्टर्ड की सेंस में डेफिनेटली कॉटेज इंडस्ट्री जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कॉटेज इंडस्ट्री को तो फायदा हम तब दे रहे हैं कि जब ताकि वो बढ़ सके, अपने आप को बढ़ा आगे आ सके। लेकिन जब आप सेल करेंगे उसे, तो आपको तो कानून कह रहा है कि आप अनरजिस्टर्ड को करेंगे, चाहे वो कोई भी है, सिवाय उनको निकाल के जो मैंने नोटिफिकेशन में लिख दी है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आप देख लेंगे, उसमें नहीं है तो आप कहेंगे आपसे मैंने लेना है, कानून कह रहा है। अच्छा, ये तगड़े तगड़े सेक्शन जो है ना, ये शुरू के 20 के ही हैं, आगे 2-2 4-4 लाइनों के हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी फर्दर टैक्स हो गया, हमें 3% का पता चल गया, फर्दर टैक्स होता क्या है वो भी पता चल गया। फिर वो कहता है कि यार ये बात सुनो कि फेडरल गवर्नमेंट कह सकती है, वही बात आ गई, इस पे फर्दर टैक्स लगा और इसको निकाल दो, जो कि उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे सप्लाई है, बिजली वाली कंपनियां बिजली देती हैं, सप्लाई तो हो रही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी हो रही है। अगर बिजली बेच रही हैं वो अनरजिस्टर्ड बंदे को, कौन कौन से घरेलू डोमेस्टिक कनेक्शन हैं जो कि सेल टैक्स रजिस्टर्ड हैं जी? तो उन्होंने कहा कि फर्दर टैक्स लगेगा अनरजिस्टर्ड को जब भी सेल की जाएगी, लेकिन इन गरीबों को छोड़ दो, थर्ड शेड्यूल वालों को छोड़ दो। ये वो छोड़ दो, वो वहां पे है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं, यहाँ पे नहीं है वो कौन कौन से। तो ये वो उसके अंदर आ गया कि उन्होंने लिख दिया कि जिनको हम कहेंगे, जिनको उन्होंने कहा वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं किया, तो हम उनको नहीं देख रहे। अच्छा, फिर यार वो कहता है कि एक सब सेक्शन में जाके कहता है 10वां शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में भी क्या 17% के हिसाब से टैक्स होगा। 10th शेड्यूल में क्या किसने याद किया हुआ 10th शेड्यूल? हाँ, भट्ठों वालों पे, सीमेंट के जो ब्लॉक्स बनाते हैं उनके ऊपर, ये 10वां शेड्यूल इनको याद, आपने भी याद ज़हन में रख लेना कि 10वां शेड्यूल किसके बारे में है, भट्ठे वालों पे और उनके साथ सीमेंट के जो ब्लॉक बनाते हैं लोग उनके साथ। अच्छा, वो कहते हैं जब ब्लॉक बनाओ ना तो भट्ठों वालों की लोकेशन के हिसाब से कि भट्ठा कहाँ पे है, ब्रिक मेकर कहाँ पे है, सूबा सिंध में है, सूबा पंजाब में है, इस्लामाबाद में है, बलूचिस्तान में है, KPK में है, कहाँ पे है, उस हिसाब से भट्ठे के ऊपर टैक्स लग गया। वो प्रोडक्शन पे कुछ क्या बात हो रही थी एक दिन, प्रोडक्शन पे टैक्स एग्जांपल बन रही है ये वाली कि सेल टैक्स किस किस पे लगता है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि सेल टैक्स किस किस पे लगता है तो आप क्या बताएंगे? चुप कर जाएंगे आगे से? आप कहेंगे इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, कंजम्पशन पे, प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, 5 पे लगेगा, इसके अलावा सर और किसी पे नहीं लगेगा। वो समझ जाएगा। फिर वो हो सकता है कि पूछ ले यार ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आप दोनों एक तरह की चीज़ नहीं कह रहे, फिर आप उसको एग्जाम्पलीफाई करोगे सर प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइक भट्ठे वाला, उसके हमने ईंटें गिन के नहीं लगा रहे, बल्कि क्या लगा रहे हैं कि तुम क्या प्रोड्यूस कर रहे हो जी, मैं ईंटें प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सीमेंट ब्लॉक बना रहे हो, अच्छा ब्लॉक कितने बनाए उस पर नहीं हम कह रहे, हम कह रहे हैं ब्लॉक बनाते हो ठीक है इतने दे दो। भट्ठे ईंटों वाले हो आप, कहाँ पे भट्ठा है जो पंजाब के फलां ज़िले में है, ज़िला वाइज भी डिफरेंस है, पंजाब के ज़िला लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी और एक और ज़िला है, इनमें सबसे ज़्यादा रेट है। अगर भट्ठा यहाँ पे होगा तो इतना मंथली वो पे करेंगे। तो ये रेट आप लोगों के लिए मटेरियल नहीं है कि ये स्टार्ट होता है 7,500 से वैसे और ये जाता है 12,500 तक मैक्सिमम। और ब्लॉक वाले जो हैं, अच्छा यार ब्लॉक को वो काउंट करवा रहा है या अमेंड कर रहा है, ब्लॉक को वो
वो कह रहा है कि जितने ब्लॉक बनाओगे उस हिसाब से और स्क्वायर फीट के हिसाब से 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक। देखो इतनी की चीज़ें हैं, इतनी की चीज़ें हैं, आइटम्स जो हैं, गुड्स जो हैं, जो लाखों की तादाद में, ईंटें, ये पेंट, पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो कैंचियाँ बन रही हैं, छुरियाँ बन रही हैं, सरिया बन रहा है, मुख्तलिफ, तो वो गुड्स के हिसाब से टैक्स लग रहे हैं। सही। तो यहाँ पे हम भट्ठों वालों को और देख रहे हैं, सीमेंट में जो बना रहे हैं उनसे, तो इनको जो है ना, तो भट्ठे वाले पे ये लग जाएगा और जो ब्लॉक वाले, लेकिन इनको याद करने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है, ठीक है, कि रेट क्या है। जिस तरह शेड्यूल के अंदर यही याद करने की ज़रूरत नहीं है कि तनख्वाह कितनी होगी तो क्या रेट लगेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जिनका बच्चा वो याद कर सकता हो। सही। तो ये हो गया। तो ये 10 शेड्यूल के बारे में वो कह रहा है कि जो कह दिया फिक्स लगा दिया वही है, 17% वचन कोई नहीं है यहाँ पे। जो 10वें शेड्यूल में आ गया इस हिसाब से हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन क्या इनपुट की एडजस्टमेंट मिलेगी? नहीं। वो पेपर में कहेगा विच शेड्यूल इज नॉट अलाउड इनपुट एडजस्टमेंट, 2-3 शेड्यूल दे देगा। तो स्टैंडर्ड के अलावा कोई भी हो उनको इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलती। स्टैंडर्ड पे जो सेल कर रहा है उसको इनपुट एडजस्टमेंट मिलती है, स्टैंडर्ड के अलावा किसी को नहीं मिलती। अगर रिड्यूस रेट वाला 8वें शेड्यूल में आ जाएगा तो रिड्यूस रेट जो दे रहा है उसको भी इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। लिख लो, ये बड़े मोटे पॉइंट है। यार बहुत रिपीटिशन करवाते हो भाई। अच्छा, नोट किया करो टाइम पे। स्टैंडर्ड के अलावा यार बाकी शेड्यूल में जो भी चीज़ें आएंगी उन पे इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं होगी। और ये स्कैन लेकिन जीरो रेटेड भी याद रख लेना यार, जीरो रेटेड पे होगी, जीरो रेटेड पे होगी। जीरो रेटेड एक्सेप्ट जीरो रेट कर लो ये। अच्छा, यार स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि इनपुट एडजस्टमेंट। जी जुनेद, आपकी बात पहुंच गई है, हम हर बात को बोर्ड पे लिखेंगे, हम मिस नहीं करेंगे। इनपुट एडजस्टमेंट आपने मेरे ख्याल से पहली क्लास नहीं ली यूट्यूब के ऊपर की। यार देखो, आप जब खरीदते हो कोई भी चीज, जब आप कोई भी चीज खरीदते हो, लाइक आप बाजार में गए, आपने 1000 की चीज खरीदी, उस पे आपने 17% पे किया और आपका 170 टैक्स हो गया। अब आपने इसके ऊपर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपने यही 1200 की बेच दी और 1200 के ऊपर 17%, तो ये आपका 170 प्लस 34, ये हो गया 204। बच्चे जो आपने खरीदते हुए सेल टैक्स पे किया वो आपका इनपुट है, और जो आपने बेचते हुए सेल टैक्स इकट्ठा किया वो आपका आउटपुट है। अब आप कह रहे हैं सर इनपुट एडजस्टमेंट क्या है? अब देखो, आपने जब बेचा तो बेच के 204 रुपए सेल टैक्स की मद में इकट्ठे कर लिए। जब आपने इकट्ठे कर लिए तो क्या ये आप अपने पास रखोगे? क्या आप पूरे का पूरा 204 जमा करवा दोगे एफपीआर में? नहीं यार, 204 नहीं करवाओगे, बल्कि 170 तो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो ये जो आप माइनस करके 34 एफपीआर को जमा करवाओगे, इस अमल को इनपुट एडजस्टमेंट कहा जाता है। और जब आप भट्टे वालों का काम कर रहे होगे, या आप रिड्यूस रेट में डील कर रहे होगे, या आप जो पर स्क्वायर फीट वो ब्लॉक बना रहे होगे, तो बच्चा आपको ये वाली एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। इसको मैं कहता हूँ इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो ये हो गया।
अभी हम क्या कर रहे थे, इसके अलावा हाँ 10वां शेड्यूल हो गया जी हमारा। हाँ ये क्लियर, आगे वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि थर्ड शेड्यूल 17%। जी अभी मैं सामने यार, हाँ वही बुक शॉप से इंटर हो और ऊपर आ जाए इसके टॉप फ्लोर पे। हाँ हाँ वही बुक शॉप के अंदर आ गया। ये बाहर देखिएगा यार, आपकी स्टूडेंट खड़े हैं कोई और है? उनसे पूछ लेंगे अगर स्टूडेंट है तो आते हैं। वो बात जो मैंने आपको कही है कि यार कि थर्ड शेड्यूल वाली जो भी होगी उनके ऊपर आप प्रोमिनेंटली लिख लोगे। अच्छा वो फिर चेक कर, ठीक है 17% के हिसाब से हो जाएगा। रिड्यूस का 8वां शेड्यूल है उसके हिसाब से आप डील कर लोगे, ठीक है। ये आप लोगों ने, और फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी, जिसको जिस मर्जी शेड्यूल में जाके डाल दे। शेड्यूल कौन सा शेड्यूल रिड्यूस रेट को डील करता है? 17% से कम जो भी रेट होगा उसको रिड्यूस रेट कह दिया जाएगा। रिड्यूस रेट किसे कहा जाएगा? 17% से जो भी कम होगा। फिर अब आगे जी आपकी लायबिलिटी वाली बात। आपने बेटा क्वेश्चन किया था ना, तो वो कहता है कि लायबिलिटी किस पे होगी टैक्स पे करने की? लायबिलिटी टू पे द टैक्स। अब इस केस में मैं बायर हूं, मैंने 1000 की चीज ली, 17% सेलर ने मुझसे लिया और 117 रुपया उसने मुझे कहा कि 1000 प्लस 17 170 1170 रुपये मुझे दे देंगे। क्या कभी उन्होंने ऐसा कहा है? किसी शॉप पे गए हो आप, 1000 हमें दे दो, 170 रुपये का ये वोचर लो जाके नेशनल बैंक में जमा करवा दो, कभी नहीं कहते ना। वो आपसे क्या ले लेते हैं? 1170। इसमें से 70 जो 170 है ये क्या है? टैक्स है। अब ये जो टैक्स है ये किसकी जिम्मेदारी है एफबीआर में जमा करवाना? सेलर। हाँ जी, सेलर की जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। फिर क्या होता है? ये तो हो गया सप्लाई होगी पाकिस्तान के अंदर। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हुए भी हमने फैसला किया होगा कि सेल टैक्स लगेगा, तो उस पर किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? इंपोर्टर। लाइक जिसने इंपोर्ट किया, गुड्स को जहाज से उतरवाने के लिए पहुंच गया, या जहाज से उतरकर जो गोदाम बना हुआ है वहां पे गुड्स आके पड़ी, उधर से छुड़वाने के लिए चला गया। कौन जा रहा है? इंपोर्टर। तो इंपोर्टर वहां पे सेल टैक्स को पे करेगा। अगर इंपोर्ट होती हैं तो इंपोर्ट करते हुए कौन पे करेगा? इंपोर्टर। और सप्लाईज करते हुए कौन करेगा? सप्लायर। लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही होगा? जी कोई बंदा, क्या हमेशा ऐसे ही होगा? क्या हमेशा सप्लायर ही टैक्स देता रहेगा इकट्ठा करके? नहीं जी। कुछ दफा एफबीआर की मर्जी, वो कहता है कि बायर दे, बायर पे करे। फिर क्या होगा? ये वाला 170 170 है। अभी यहाँ सपोज कर लो कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है। वो कहते हैं कि जब आप पे करो ना अपने सप्लायर को, तो सेल टैक्स का सपोज 20% रोक लो खुद जमा करवाओ, या 100% रोक लो खुद जमा करवाओ। इसको ना दे दो, बल्कि आप खुद जमा करवाओ। तो जो होल्ड कर रहा है वो विद होल्डिंग एजेंट है,
तो जो बंदा विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन में आएगा वो सेल टैक्स को विद होल्ड कर लेगा और वो जमा करवाएगा एफबीआर में। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पिछले ही जो हमने हाइपोथेसिस बनाया, हमने हाइपोथेटिकली डील करने की कोशिश की कि इतने की सप्लाई है, 17% के हिसाब से 170 रुपये टैक्स लगा। जिसने सप्लाई की थी वो हमसे डेफिनेटली पूरे के पूरे पैसे लेता है, 1170 लेता है। कभी ये नहीं कहता कि 170 रुपये जाके आपको जमा करवा दो, वोचर बना के नहीं देता। लेकिन यहाँ पे अगर बायर है वो अगर विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन में आ जाता है। विद होल्डिंग एजेंट को कौन सा शेड्यूल डील करता है? शेड्यूल 11, ये क्वेश्चन नोट करें। विद होल्डिंग एजेंट को कौन सा शेड्यूल डील करता है? तो जो यहाँ इस शेड्यूल में आ गया वो विद होल्डिंग एजेंट बन गया। जब वो विद होल्डिंग एजेंट बन गया तो जब वो सेल टैक्स पे कर रहा होगा तो जनाब वो पे उसको नहीं करेगा सप्लायर को, बल्कि वो क्या करेगा? खुद सबमिट कर देगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि ऐसा भी हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे जो खरीदार है वो सेल टैक्स को रोके और सेल टैक्स को जमा करवा दे जी। अच्छा, इसके बाद आ गया जी 9वां शेड्यूल क्या है यार? 9th शेड्यूल किसका है? मोबाइल फोन एंड सैटेलाइट फोन्स। मोबाइल फोन एंड सैटेलाइट फोन्स। तो इसमें ये देखो साथ साथ हम स्कोप ऑफ टैक्स में तकरीबन हम सिर्फ एक नहीं पढ़ रहे, स्कोप सेक्शन 3 नहीं पढ़ रहे, तकरीबन हर शेड्यूल को हमने डिस्कस कर लिया। तकरीबन हर तरह की गुड्स को उसके अंदर जो उसको डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। और जब हम एक्चुअली इन पे जाएंगे तो हम वहाँ पे इतना स्टे नहीं करेंगे, हम आगे गुजरते जाएंगे। सिर्फ हम जितनी भी उसके साथ अटैच चीज़ें हैं हम उनको भी स्टडी करते जा रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन और सैटेलाइट फ़ोन क्या आपको बगैर सेल टैक्स के मिल जाते हैं? शेड्यूल 9 के मुताबिक उनके ऊपर सेल टैक्स लग रहा है। सैटेलाइट फ़ोन देखा कभी आपने? पाकिस्तान आने के बाद आप लोगों के पास है? नहीं है। तो सैटेलाइट फ़ोन भी हैं जी। तो अगर वो सैटेलाइट फ़ोन आएंगे तो उसकी आप छूट नहीं है, उन पे भी 9 शेड्यूल के मुताबिक टैक्स लगेगा। और इसकी मैंने देखा है कि जो रेट है ना सेल टैक्स का, शुरू यहाँ से होता है और 9,370 रुपये तक, यहाँ तक जो है सेल टैक्स लगा। मोबाइल फ़ोन आपने लिया, सैटेलाइट फ़ोन आपने लिया, शेड्यूल 9 इसको डील करेगा। 9 उसके अंदर रेट लिखे हुए हैं कि जब भी आएगा तो कितना सेल टैक्स लगेगा। और मैक्सिमम ये लिखा होगा और मिनिमम ये लिखा होगा। और इवन के जो सिम कार्ड है उसके ऊपर भी उन्होंने सेल टैक्स लिखा हुआ है। लेकिन सेल टैक्स सिम कार्ड के ऊपर आई थिंक 2021 या 20 के बाद खत्म हो गया। लेकिन शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि इस साल के बाद सिम कार्ड पे टैक्स नहीं है। लेकिन जब भी सिम कंपनी सेलर मोबाइल कंपनी जो हैं वो जब भी सिम बेचते हुए उनकी सप्लाई हो रही होगी, सप्लाई पे फिक्स टैक्स लगा दें कि हर सिम पे इतना टैक्स, सेल टैक्स, ठीक। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आ रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स। सर ये 9,370 है। हाँ 10 से 9,370। हाँ, अब बच्चों आ जाओ एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर। तो समझ भी आ रही है नहीं आ रही? स्कोप है सर, हाँ स्कोप है तो काफी लंबा हो। स्कोप देखो ना कि हर जगह जहाँ जहाँ पे स्कोप लग रहा है टैक्स का, सेल टैक्स जहाँ जहाँ पे हिट होना है सबको हम देख रहे हैं। और हर जो सब सेक्शन है, हर सब सेक्शन को उसने मुख्तलिफ जगहों पे बताया कि ये इसको है, ये इसको है, तो हर एक को हम देख रहे हैं। यार जब बता दिया कि जिस पे रिड्यूस हो गया, फिक्स्ड हो गया, स्टैंडर्ड और जीरो के अलावा, स्टैंडर्ड और जीरो के अलावा बाकी इनपुट की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। और इनपुट की एडजस्टमेंट का भी हमने यहाँ बना लिया कि इनपुट एडजस्टमेंट किसे कहा जाएगा।
यार ये क्वेश्चन आपका ठीक नहीं है जूम पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट करें प्लीज। अच्छा, और वैसे भी हम आंसर करते हैं, अब आपको मैं बैठ के करूँगा आंसर जो है, हम और 10 मिनट तक ना फिर आंसर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे चले जाते हैं। मेरा टैक्स का क्लाइंट भी आगे बैठा हुआ है बाहर, सेल टैक्स का। तो आपको पता सेल टैक्स के क्लाइंट की कितनी कदर है। राव साहब आए थे, कहते हैं सर वो रिटर्न का बड़ा मसला चल रहा है, मैसेज आ रहे हैं तो रिटर्न फाइल करना है। सो बिस्मिल्लाह यार, मेरा तो काम ही है। तो ये तो आप कहते हैं सर मैं उस तरह का क्लाइंट नहीं हूँ। अच्छा, तो सेल टैक्स कंसल्टेंट के लिए तो क्लाइंट बड़ी रहमत का बायस होता है। ये क्लाइंट आके वो तो सारा कुछ है हमारे लिए, लेकिन हम काम जिसका भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टली कर रहे हैं। ये अदरवाइज वकील जो है वो हम लोग, मैं कुछ नहीं कहता, लाइफ जा रहे हैं ना यार। तो हम लोग कर देते हैं गड़बड़, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, बता देते हैं कि ये ऐसे होना है। अच्छा जी यार, एक्स्ट्रा टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना साथ। एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स का कुछ सा हिसाब था कि वो था जी कि आप अनरजिस्टर्ड को कर रहे हो। एक्स्ट्रा टैक्स का कुछ और बात है। एक्स्ट्रा टैक्स को कह रहे हैं कि कुछ खास किस्म के लोगों पे लगेगा, खास। और ये जो 17% लग रहा है ना, इससे ऊपर जाकर लगेगा, ऊपर जाकर लगेगा। इससे ऊपर कैसे जाएगा जी? कहते 17 तो है, ओके। तो ये फर्दर तो एक पक्का था ना 3%, कहता है 1 से लेकर 17% तक एक्स्ट्रा टैक्स लग सकता है, कि 17 ये और मैक्सिमम 17 और भी लग सकता है, तो 34 तक मैक्सिमम जा सकता है। तो एक्स्ट्रा ये वाला होगा और ये तो स्टैंडर्ड चल रहा है। अब आप कहेंगे सर ये एक्स्ट्रा की थोड़ी सी कोई एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बिजली और गैस। एक बंदा है, उसने कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, ये वैसे है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, नोटिफिकेशन में ही है ये भी है। ये क्या बात यार, नीचे वाली लाइटें ऑन करना, लाइट काफी देर की गई हुई थी। तो आ रही थी, इसी चल नहीं, बंद हो गया यूपीएस तो नहीं। अच्छा वो दरवाजा खोले थोड़ा सा, रोशनी आ जाएगी अंदर। वैसे मौसम नहीं, जो इस पे जा रहे हैं इनको स्टूडेंट से पूछे, आ रहा है नजर आपको? ये बोर्ड की विजिबिलिटी है आप? हाँ, वो रोटर बंद हो गया। चलो कोई नहीं, हमने 12-15 तक पढ़ ही लिया यार। तो हम मैसेज करते हैं कि इनको जनाब मीटिंग इज एंडेड, अपने क्वेश्चन नोट कर लें। ये आज क्यों हुआ है ऐसे?